आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आजादी के बाद से ही पाकिस्तान भारत के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन गया, एक ऐसा जख्म बन गया जो भरने का नाम नहीं ले रहा है। वो जो सिरदर्द था, वो सिरदर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अपने अपने समय में सभी सरकारों ने इस पाकिस्तान नामक सिरदर्द को खत्म करने का भरसक प्रयास किया। आजादी के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के साथ भारत का 4 युद्ध हो चुका है और हर एक युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, चाहे 1947 का हो, 1965 का हो या फिर 1971 का हो। 1971 का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था और उस युद्ध में जो शर्मनाक हरकत पाकिस्तानी फौज ने किया वो इतिहास बन गया। दुनिया का पहला ऐसा घटना था कि किसी देश का फौज, जिसकी संख्या लगभग 1 लाख के करीब था, वह एक साथ सरेंडर किया हो। 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए थे, सरेंडर कर दिए थे। उसके बाद 1999 के युद्ध में भी पाकिस्तान बुरी तरीके से पराजित हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार के युग में भी 2014 के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर 2 स्ट्राइक कर चुका है, एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन इस सब के बावजूद जो पाकिस्तान नामक सिरदर्द है वो पूरी तरीके से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका कई एक कारण है। मुझे जितना जानकारी है उसके हिसाब से पहला कारण तो यह है कि पाकिस्तान कोई देश नहीं, बल्कि पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में वह किराए का टट्टू है, जिसको पैसे देकर उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। पाकिस्तान इसलिए भी सुधरने का नाम नहीं लेता है क्योंकि वह पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका का प्रॉक्सी सेना और संगठन के तौर पे काम करता है। पाकिस्तान को अमेरिका ने वर्षों तक, या अभी भी कहे तो पिछले दरवाजे से सहायता करता रहता है वक्त वक्त पे। अगर पाकिस्तान को अमेरिका सहायता करना बंद कर दे तो पाकिस्तान को साल ना लगेंगे दुनिया के नक्शे से मिटते हुए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा है, क्योंकि अमेरिका का हित पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से हमेशा ही भारत को डिस्टर्ब करने का एक घिनौना खेल खेलता रहा है, जिससे कि भारत को रोका जा सके, भारत को अपने ही देश में उलझा कर रखा जा सके। दूसरा कारण यह भी है कि जिस तरीके का हमारे देश में पहले मोदी सरकार से पहले अल्ट्रा सेकुलर सरकार हुआ है, अल्ट्रा सेकुलर नेता हुआ है, जिन नेताओं ने एक तरीके का नीति बना लिया था कि पहले पाकिस्तान से समझौता करो, फिर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करेगा, फिर भारत उससे युद्ध करेगा, युद्ध में पाकिस्तान को हराएगा और उसके बाद फिर से एक समझौता करेगा। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध होता था, दूसरे तरफ समझौता होता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान सहित अमेरिका को भी ऐसा लगने लगा, यह भरोसा हो गया कि बगैर पाकिस्तान से समझौता किए भारत शांति से नहीं रह सकता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है, वह एक समृद्ध भारत नहीं बन सकता है। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान सहित पूरे विश्व का वह सोच, वह नैरेटिव ध्वस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने उस सोच को, उस नैरेटिव को तोड़ दिया और यह दिखा दिया कि भारत पाकिस्तान के बगैर दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। जो पाकिस्तान 2014 से पहले हर एक हफ्ते भारत को परमाणु बम का धमकी देता था कि हमारे पास 250 ग्राम का परमाणु बम है, 500 ग्राम का परमाणु बम है, 1 किलो का परमाणु बम है और कभी भी लड़ाई हुआ तो हम परमाणु हमला कर देंगे। 2014 के बाद से पाकिस्तान के किसी भी नेता ने परमाणु युद्ध का धमकी नहीं दिया है। उनका वह 250, 300 और 500 ग्राम का परमाणु बम कहाँ है, इसका कभी खुलासा भी नहीं किया है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के बजाय भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, उनके नेताओं को अभी भी पाकिस्तान का वो परमाणु बम याद है और वह डराने का प्रयास करता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वह अगर युद्ध हुआ तो परमाणु हमला कर देगा। लेकिन पाकिस्तान का नेता अपना परमाणु बम को भूल गया है। लेकिन इन सब के बावजूद 2014 के बाद से पाकिस्तान का हालात ऐसा हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार ने वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान को इस कदर अलग थलग कर दिया कि इस समय पाकिस्तान का पहचान भिखारियों का है। पूरे विश्व में इस समय पाकिस्तान भिखारियों की वजह से फेमस है। पाकिस्तानी भिखारियों का इकोनॉमी $42 मिलियन का है और उसी से उसका पहचान है इस समय पूरे देश दुनिया में। और इसका श्रेय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 2014 से पहले जो पाकिस्तान उछलता था, आज वह पाकिस्तान 2014 के बाद से पूरी तरीके से शांत है, असहाय है, कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान के चरित्र में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसा कोई बदलाव नहीं दिख रहा है जिससे यह कहा जाए कि अब वो पाकिस्तान बदल गया है, उसके नीति और रीति में बदलाव आ गया है। नहीं, अभी भी आज का पाकिस्तान भी वही पाकिस्तान है जो 1947 में जिन्ना का पाकिस्तान हुआ करता था। आज भी सोच पाकिस्तानियों का जिन्ना वाला ही है, लेकिन उस जिन्ना के सोच वाले पाकिस्तान को बिना लड़े, बिना एक भी गोली चलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार घुटनों पर लाने का नहीं, बल्कि जमीन में लेटाने का प्रबंध कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बाहर निकाला है जो पूरे पाकिस्तान को एक झटके में घुटनों के बल नहीं, सर के बल खड़ा कर देगा। नाक रगड़ने को मजबूर हो जाएंगे पाकिस्तानी, जो कभी भारत को 250-250 ग्राम, 300-300 ग्राम और 500-500 ग्राम परमाणु बम का धमकी दिया करता था, वह पाकिस्तानी नाक रगड़ेंगे, नाक। दरअसल भारत सरकार ने 1960 में 1947 के युद्ध के बाद जो इस देश का दूरदर्शी और बहुआयामी सोच रखने वाला जो प्रधानमंत्री थे, जो अल्ट्रा सेकुलरों का बाप हुआ करता था, उनसे बड़ा अल्ट्रा सेकुलर, यानी कि एक तरीके से ग्रैंड अल्ट्रा सेकुलर था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका सोच इतना दूरदर्शी था कि आजादी के तुरंत बाद पहले पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और जब पाकिस्तान से निपटे तो 1962 में चीन ने, जिसके लिए नेहरू कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हमें चीन से कोई खतरा नहीं है। उस चीन ने 1962 में नेहरू को समझा दिया कि भाई ये जरूरी नहीं कि जो तुम सोचते हो वह मैं भी सोचूं, मैं तो सिर्फ अपने राष्ट्र का सोचता हूं, दुनिया का नहीं। उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में उस समय के तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति ब्रिगेडियर यूनुस खान के साथ सिंधु जल समझौता किया था। यह उसी तरीके का एक समझौता था जिस तरीके से आप अपने ही संपत्ति का उपयोग खुद न करके पड़ोसियों को कह दे कि इस संपत्ति का उपयोग आप कीजिएगा। संपत्ति है आपका, लेकिन उसका उपयोग का अधिकार आप पड़ोसी को दे दीजिए। यह उसी तरीके का समझौता था जो पूरी तरीके से बेफिजूली था, मूर्खतापूर्ण समझौता अगर कह सकते हैं तो वैसा था। बगैर अपने देश के राष्ट्र का हित देखे नेहरू ने वो समझौता किया था 1960 में, सिंधु जल समझौता, जिस समझौते के तहत जो नदियां भारतीय क्षेत्र से होकर बहती हैं, उन नदियों का भी 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया और अपने हिस्से में सिर्फ कितना रखा, 20%। उस समय शायद नेहरू को लगा होगा अधिक पानी रख लेंगे तो कहीं मेरे यहाँ बाढ़ आ जाएगा और मैं बाढ़ को संभाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतने दूरदर्शी सोच रखते थे कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं था, कोई व्यवस्था ही नहीं था। उस समझौते के तहत जो समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था, सिंधु नदी प्रणाली में जो 3 पूर्वी नदियां हैं जो पूरब दिशा से बहती थी, रावी, ब्यास और सतलुज, और उनकी सहायक नदियां, और जो 3 पश्चिम दिशा से जो बहती थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, और उनकी सहायक नदियां। संधि के अनुसार भारत सिंधु प्रणाली के कुल जल का लगभग 20% नियंत्रित करता है, जबकि पाकिस्तान को लगभग 80% पानी का नियंत्रण मिला हुआ है। इस समझौते के तहत समझौते में यह भी कहा गया था कि भारत इन नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई के अलावा किसी भी पर्पस के लिए कर सकता है। यह उस समय के समझौते में शामिल था। नेहरू ने यह समझौता कर लिया, लेकिन जब 2009 में नेहरू के ही खानदानों का जो सरकार था, यूपीए 2 का सरकार जब बना, उस समय भारत सरकार ने झेलम नदी पे और उनकी सहायक किशन गंगा नदी पे जब किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का जब मन बनाया, जिसका अनुमति विश्व बैंक, जो कि सिंधु जल समझौता का एक प्रमुख गवाह है, साझेदार है, उसने भी दिया था। जब भारत सरकार वह पावर प्रोजेक्ट लगाने का सोचा तो पाकिस्तान ने उस पर रोक लगा दिया, आपत्ति कर दिया कि भारत इन नदियों के पानी का उपयोग इस तरीके से नहीं कर सकता है, यह समझौते के खिलाफ है। तब से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते को लेकर विवाद चलता आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले साल जनवरी 2023 में पाकिस्तान को एक नॉर्मल नोटिस दिया था कि भाई आइए, हम इस सिंधु नदी जल समझौते पे पुनः विचार करना चाहते हैं, जो विवाद है उसको सुलझाना चाहते हैं। पाकिस्तान उस विषय को विश्व बैंक में ले गया। विश्व बैंक ने उस पे जो एक नियम है कि किसी भी मुद्दे को
दो तरीकों से सुलझाया जाएगा। एक तो ऑर्बिटेशन का जो व्यवस्था है, जो विश्व बैंक के द्वारा बनाया गया एक न्यायालय है, जिसमें इस सिंधु नदी जल समझौते का सुलह हो सकता है, या फिर दोनों देशों के बीच जो कमेटियां बना हुआ है उनके आपसी बातचीत से। विश्व बैंक ने एक तरफ तो जो दोनों देशों की कमेटियां हैं उनको भी जिम्मा सौंप दिया कि आप दोनों मिलकर विवाद कीजिए, और उसने पाकिस्तान की आपत्ति पर उस ऑर्बिटेशन में भी मामला डाल दिया। भारत सरकार ने विश्व बैंक के उस फैसले को, उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। और भारत सरकार ने उसके बाद ही वह नोटिस जो 2023 में दिया था वो पाकिस्तान को दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत सरकार ने उसके बाद इसी साल 30 अगस्त को एक और औपचारिक नोटिस पाकिस्तान को दिया है, जिसमें यह कहा है भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कि एक तरफा समझौता नहीं चल सकता है, संभव नहीं है आज के समय के परिदृश्य से। जिस तरीके से आज हालात बदले हैं, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ है, जनसंख्याकी बदलाव हुआ है, और जिस तरीके का व्यवहार पिछले कई एक दशकों का पाकिस्तान का रहा है भारत के प्रति, जिस तरीके से पाकिस्तान से भारत में आतंकी घुसपैठ होता है, आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, इस सब को देखते हुए अब इस जल समझौता को आगे चलाना संभव नहीं है और हमें इन जल समझौते पर पुनः विचार करना चाहिए, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार ने उसके लिए पाकिस्तान को नोटिस दिया है, और यह संभव है कि बहुत जल्द ही भारत सरकार इस समझौते को खारिज भी कर देगा, तोड़ भी देगा, जो कि पूरी तरीके से कानूनन होगा। क्योंकि जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत जो उसमें व्यवस्था दिया गया है, प्रावधान है, उस प्रावधान के पैरा 12 के क्लॉज 12 के सब क्लॉज 3 के तहत दोनों ही देशों के उस समझौते के प्रावधान के क्लॉज 12 के सब क्लॉज 3 के तहत दोनों ही देशों के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह समय समय पर इस समझौते का पुनर्आकलन कर सकता है और समय के अनुसार इसमें बदलाव भी कर सकता है। वही बदलाव करने का भारत ने मन बना लिया है, मोदी सरकार ने मन बना लिया है। और अगर मोदी सरकार ऐसा कर देता है तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुसीबत हो सकता है, क्योंकि इस समझौते में बदलाव का मतलब है कि पाकिस्तान को जो निर्बाध रूप से 80% पानी मिल रहा है, उस पानी में कमी हो जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान में पानी का स्रोत मात्र यही नदियां है, इन्हीं नदियों के जल से पाकिस्तानियों का पूरा भरण पोषण होता है, उसके उस भरण पोषण पे एक बड़ा प्रहार होगा, एक बड़ा झटका लगेगा। जो पाकिस्तान इस समय आटे और चावल दाल के लिए लड़ रहा है, वह पाकिस्तान इस समझौते के खारिज होने के बाद बूंद बूंद पानी के लिए भी लड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए, पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखने के लिए इस तरीके का कठोर कदम भारत को उठाना आवश्यक है। क्योंकि हम दुश्मनों को जब तक दुश्मन नहीं समझेंगे, दुश्मनों से दुश्मन के तरह नहीं निपटेंगे, तब तक हम दुश्मनों से नहीं जीत सकते हैं। अगर हमें दुश्मनों से लड़ना है, दुश्मनों से जीतना है, दुश्मनों को पराजित करना है, तो हमें पहले के अल्ट्रा सेकुलर सरकारों की तरह नहीं, बल्कि अपने ही एक मित्र राष्ट्र इजराइल की तरह सोचना पड़ेगा, इजराइल की तरह करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज इजराइल आतंकियों और जिहादियों की पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है, उसी तरीके के कार्रवाई से भारत भी अपने दुश्मनों को औकात में रख सकता है। अगर इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए सभी सीमाओं को पार कर सकता है, तो फिर भारत को भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है भारत के पास पाकिस्तान से निपटने का। पाकिस्तान को एक ऐसा घाव देना होगा जिसका भरपाई आने वाले कई एक नस्ल भी ना कर सके, तब जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।